हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स हमने लास्ट वीडियो में खत्म कर दिया था और अब हम फार्माकोडायनेमिक्स करेंगे और धीरे धीरे हम जो है पूरा जनरल फार्माकोलॉजी के एंड पे आते जा रहे हैं और बहुत जल्दी है जो खत्म हो जाएगा, ये पूरा प्लेलिस्ट बन जाएगा आपका। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या, पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ते हैं। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब इतना जो हम लंबा घूम घाम के आए फार्माकोकाइनेटिक्स में कि बॉडी ने इतना परेशान किया ड्रग को, तो ड्रग भी तो कुछ अपना असर दिखाएगा, है ना। कभी एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में, मेटाबॉलिज्म में, डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग प्रकार से परेशान किया, तो अब कुछ ड्रग भी तो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो जो ड्रग इफेक्ट दिखाएगा उसको फार्माकोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। किसकी इफेक्ट की स्टडी? ड्रग के इफेक्ट की स्टडी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से देख रहे हैं कि वो ड्रग डज टू द बॉडी। बॉडी में ड्रग ने क्या किया, वो जो है वो फार्माकोडायनेमिक्स है। ठीक है, अब एक्चुअली में इसका थोड़ा सा साइंटिफिक डेफिनेशन देख ले तो इट टेंड्स टू इलुसिडेट कंप्लीट एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस और डोज इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या ये इलुसिडेट करता है, ये जो फार्माकोडायनेमिक्स एक ब्रांच है जो स्टडी की, ये क्या इलुसिडेट करती है, एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस। एक्शन मतलब कोई ड्रग ने कोई एक्शन दिया, कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, उसने एक्शन दिया एंटी हाइपरटेंसिव, कुछ ना कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू उसने कुछ ना कुछ करवाया, उसका इफेक्ट क्या हुआ, उसका जो सीक्वेंस है कि कैसे ड्रग गया, कब उसने क्या किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस। और दूसरा, जब डोज, कितने डोज में कितना इफेक्ट आया, उसका रिलेशनशिप। डोज इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर 500 mg दिया तो उसमें कितना इफेक्ट आया, उसका रिलेशनशिप। ये दो चीज हम पढ़ते हैं। अरे बात समझ आ रही है फार्माकोडायनेमिक्स में। अब फार्माकोडायनेमिक्स में जो है हम क्या पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, अरे पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। रिसेप्टर फार्माकोलॉजी मतलब रिसेप्टर्स के बारे में हम जानेंगे, 4-5 प्रकार के, जितने भी प्रकार के रिसेप्टर्स है वो हम आगे जानेंगे और उनके वेरिएशंस और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो सब हम आगे देखते जाएंगे, डिटेल में जैसे जैसे जाते जाएंगे देखते जाएंगे। When drug administered systemically, जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं सिस्टमिकली, जब हम बॉडी में हमारे सिस्टमिकली लेते हैं, ब्लड में जाता है ड्रग, है ना। तो when drug administered systemically डोज, जब सिस्टमिकली हम डोज को देते हैं तो रिस्पॉन्स क्या बोल रहा है, जब हम ड्रग को, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़, when drug administered systemically मतलब हम जब ड्रग को लेते हैं ब्लड में तो क्या होता है कि डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हैज 2 कंपोनेंट्स। जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप जो हमने यहां पर देखा, डोज इफेक्ट रिलेशनशिप जिसको हम बोल रहे हैं, वही डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, तो जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, जिसको डोज इफेक्ट रिलेशनशिप बोल रहा है ये, तो उसमें ना 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर से बताता हूं कि जब कोई ड्रग को देते हैं हम तो हम क्या देखते हैं, एक तो ये कि हम जो है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब कितना डोज दिया, उस पर क्या इफेक्ट आया, बॉडी में बाहर से भी दिख जाएगा एंटी हाइपरटेंसिव में। ठीक है, तो उसमें हम 2 पैरामीटर्स देखते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन हमारा, हमने जो ड्रग दिया उसका ब्लड में पहुंचा, पहला कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा रिस्पॉन्स। अब वो जो पहुंचा तो उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं उसी को हम बोलते हैं डोज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डोज जो दिया हमने उसका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन अटेन हुआ। अरे बात समझ आ रही है। तो इट इज डिटरमाइंड ऑर्डिनरली और फार्माकोकाइनेटिक और बाय फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन मतलब क्लियरेंस देख के, या फिर हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देख के। हम नॉर्मली जो फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन है या जो ऑर्डिनरी कंसिडरेशन है उससे हम कॉन्सेंट्रेशन का तो पता लगा सकते हैं। ब्लड सैंपल लेके, क्लियरेंस जो है यूरिन सैंपल लेके, वो तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स हम कैसे पता लगाएंगे। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं जिसको, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स भी जिसको बोलते हैं, मतलब प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन जो उसका है उसका कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स को कैसे पता लगाएंगे, उसको हम पता लगाते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से। कैसे, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मतलब जो हमने डोज दिया उसका क्या रिस्पॉन्स आया, दोनों को रिलेट करना,
वो हो गया डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, अरे बात समझ आ रही है। अब यही डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को हमको पढ़ना है। एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, फार्माकोडायनेमिक्स हमको क्लियर हो गया था, क्या होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, वो ड्रग डज टू द बॉडी, ये भी हो गया था। अब ये क्या इलिसिडेट करता है, एक एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस, मतलब जो कि किस सीक्वेंस से जा रहा है। दूसरा डोज इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब डोज इफेक्ट, डोज और उसके इफेक्ट का रिलेशनशिप, दोनों को पढ़ना। अब उसमें हम फार्माकोडायनेमिक्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं और रिसेप्टर फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। जब कोई ड्रग को हम ब्लड में सिस्टमिकली एडमिनिस्टर करते हैं तो हमको क्या डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप मिलता है, डोज का रिस्पॉन्स का रिलेशनशिप मिलता है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा होता है रिस्पॉन्स। कॉन्सेंट्रेशन को ही हम डोज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं। ऑर्डिनरी कॉन्सेंट्रेशन को हम पता लगा सकते हैं कैसे, ऑर्डिनरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, जैसे क्लियरेंस से ब्लड सैंपल लेना या यही सब, क्लियरेंस से पता लगा लो, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा लो। रिस्पॉन्स की बात करें तो रिस्पॉन्स प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन रिस्पॉन्स भी जिसको बोलते हैं हम, रिस्पॉन्स मतलब क्या इफेक्ट आया, इसको हम कैसे स्टडी करते हैं, डोज कितना दिया हमने, उसका रिस्पॉन्स कितना मिला, उसका रिलेशनशिप, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप से। अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है क्या एक्चुअली में, अब हम देख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग इन प्रोपोर्शन टू द गिवन डोज। मतलब भैया अगर 500 mg हमने कोई चीज दी है तो उसके रिलेशन में, उसके प्रोपोर्शन में कितना हमको इफेक्ट आया, वो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है। ठीक है, जनरली इंक्रीज इन रिस्पॉन्स ऑकर्स विद इंक्रीज इन डोज। जनरली क्या होता है कि भाई अगर तुमने 250 mg का कोई ड्रग दिया है, अगर उसको 500 करोगे तो जैसे जितना ज्यादा करोगे उतना इफेक्ट बढ़ेगा, है ना। जनरली जब तक कि रिसेप्टर का सेचुरेशन नहीं हो जाता, या फिर जो भी एंजाइम है, जो मॉलिक्यूल है, जो कैरियर्स हैं, उसका सेचुरेशन नहीं हो जाता, तब तक। सेचुरेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, सेचुरेशन होने के बाद एक्यूमुलेशन होगा, टॉक्सिसिटी होगी, है ना। मतलब जब तक वो पूरे रिसेप्टर भर नहीं जाते उस ड्रग से, रिसेप्टर भरने के बाद कोई मतलब नहीं, कितना भी ज्यादा ड्रग देते रहो कोई मतलब नहीं। तो यही वो बोल रहा है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को देखने का लेकिन कोई तरीका तो होगा, रिलेशनशिप जो बैठाने की, बार बार रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, कोई बैठाने का तरीका तो होगा रिलेशनशिप। तो इफ वी प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स को हम रख देते हैं वाई एक्सिस पर और अगर हम डोज को रख देते हैं एक्स एक्सिस पर, मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि अगर हम डोज को रख देते हैं एक्स एक्सिस पर और रिस्पॉन्स को रख देते हैं हम वाई एक्सिस पर, देन वी गेट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमको क्या मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, बिकॉज ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन ओबेस लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या बोल रहा है कि क्यों ये हाइपरबोला मिलता है, ये जो रिलेशनशिप मिला हमको रिस्पॉन्स वर्सेस डोज का, जिसमें हम जो बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स को हमने वाई एक्सिस और डोज को हमने एक्स एक्सिस पे रख लिया है। तो अगर जो हमको रिस्पॉन्स मिलता है, क्या मिलता है, तो जो हमको जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो क्या ओबे करता है, लॉ ऑफ मास एक्शन को। ठीक है, अरे मैं क्या सही हूं, इसी को क्या एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्या इसी को वाई एक्सिस बोलते हैं, क्या मैं गलत हूं कि सही हूं, अरे सही हूं शायद, देख लेंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका जो रेट है, ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम लोग कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसका रेट हमको निकालना है कि किस रेट से हो रही है। तो हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज, इससे निकाल सकते हैं। ये लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब अगर ये जो रिएक्टेंट है इनकी जो प्रोडक्ट आएगी उससे, दोनों मल्टीप्लिकेशन से हम निकाल सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन अगर आप जाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, तब जाके जब आप वो पूरा 11th 12th में जो चैप्टर है अगर उसको पढ़ेंगे तो ऐसे रिएक्शन अगर होती है ए बी बी सी सी डी डी, जिसमें जो ए और ये जो स्मॉल एस है ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है, मतलब कितना मोलर है, कितना भी मॉलिक्यूल ऑफ जो रिएक्टेंट है वो है, कितना मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट है वो है। तो जब ऐसा करते हैं तो ये एक इक्वेशन निकल के आती है, के सी सी डी डी बाय ए बी बी बी, ऐसे करके एक इक्वेशन निकल के आती है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये जो हमारा डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है ये लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करता है। और साइंटिफिकली जब साइंटिस्ट ने डिराइव किया, तो साइंटिस्ट ने अलग अलग पैरामीटर से जब डिराइव किया, तो ये जो इक्वेशन है वो ऐसी निकल के आई हमारे इसके रिलेशन में, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में, जिसमें E इज इक्वल टू ई मैक्स इंटू डी अपॉन के डी प्लस डी। ये लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से साइंटिस्ट लोगों ने डिराइव करके निकाली, जिसमें जो E है वो है ऑब्जर्व्ड इफेक्ट ऑफ ड्रग एट डोज डी। क्या है E जो है ऑब्जर्व्ड इफेक्ट,
क्या ऑब्जर्व हमने किया, क्योंकि हमको डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप निकालना, तो रिस्पॉन्स मतलब इफेक्ट, तो जो ऑब्जर्व इफेक्ट है ड्रग डोज डी का वो निकल के आया। ई मैक्स मतलब मैक्सिमल इफेक्ट, कितना वो ड्रग मैक्सिमल इफेक्ट दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं देगा। डी से क्या, डोज, और के डी मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट। ऐसे करके ये जो इक्वेशन निकल के आई, तो ये जो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है जिसमें हम की ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि अभी हम देखते हैं वो ग्राफ प्लॉट करके, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसमें जो ये इक्वेशन है ये बता रहा है कि जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो जो है हमारी इक्वेशन जो है, या फिर ये बोले कि जो ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन है वो लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो कर रहा है, जिसकी इक्वेशन निकल के आती है ऐसी। ऑब्जर्व इफेक्ट जो है ई मैक्स इंटू डी अपॉन के डी प्लस डी। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो डोज रिस्पॉन्स कर्व है ना, इसको देख लेते हैं। अब डोज रिस्पॉन्स कर्व जो हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व, उसमें जो है मान के चलो, हमने बताया ना रिस्पॉन्स जो है उसको इस एक्सिस पर रखेंगे, डोज को इस एक्सिस पर रखेंगे। क्या होगा कि जब हम कोई भी नॉर्मल जो ड्रग है, ड्रग का इफेक्ट देखेंगे, तो जो नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स कर्व होगा उसमें ऐसा एक लीनियर रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको लॉग में प्लॉट कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, लॉग में, मतलब लॉग में इसकी वैल्यूज लेके जब हम उसको लॉग के फॉर्म में जब ग्राफ को लेते हैं तो वो सिग्मोइडल ग्राफ आता है, सिग्मोइडल ग्राफ आता है। तो क्या बोल रहा है, ये सिग्मोइडल ग्राफ में भी देखोगे आप तो 30 to 70%, और इधर पे भी 30 to 70% जो रेंज है उस रेंज में लीनियर रिलेशनशिप दिखता है। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप इज ऑकर्स बिटवीन 30 to 70% विच कैन बी प्रेडिक्टेड बाय इक्वेशन, जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ये वाली इक्वेशन ई मैक्स डी के डी प्लस डी, ये जो हमने पढ़ी, इस इक्वेशन के थ्रू हम इस लीनियर रिलेशनशिप को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो, ये जो ग्राफ जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, हम क्या पढ़ रहे हैं, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जिसमें हम डोज रिस्पॉन्स कर्व या ड्रग जो बढ़ रहे हैं ना, डीआरसी जिसको हम बोल रहे हैं, डीआरसी। जब भी कभी डीआरसी लिखा है तो समझ जाने का डोज रिस्पॉन्स कर्व की बात हो रही है। जनरली कुछ बुक्स में दोनों ये सिग्मोइडल और ये एक ही ग्राफ में दिया होता है, तो दोनों को अगर हम मिक्स करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये डोज रिस्पॉन्स कर्व है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के डोज रिस्पॉन्स कर्व अलग अलग ड्रग के हिसाब से रहते हैं। इसके इसी डोज रिस्पॉन्स कर्व के डिपेंडेंट इसी से ही हम जो है बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे पोटेंसी, एफिकेसी, एंटागोनिज्म, वो सब, तो वो सब का सब हम अभी देखेंगे। अभी मेन क्या है, ये हो गया, तो इतना हमको बात क्लियर हो गई कि डोज रिस्पॉन्स कर्व ऐसा कुछ दिखेगा, इसमें रिस्पॉन्स इस एक्सिस पे, डोज इस एक्सिस पे। अगर हम इसको लॉग फॉर्म में प्लॉट कर देते तो ये सिग्मोइडल दिखेगा, लीनियर रिलेशनशिप 30 to 70% के बीच में रहेगा, जो कि इससे एस्टैब्लिश हम कर सकते हैं, इस इक्वेशन से उसको हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों को मिक्स करके बनाए तो ऐसा बनता है। और एडवांटेज की बात करें तो रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग ऑफ डोज। ये क्या मतलब है, एडवांटेज में मैंने बोला रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डोज, मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब जो पावर टू द पावर की वैल्यू, कोई भी ड्रग का जो डोज है उसकी कोई भी टू द पावर की जो वैल्यू है उसको बढ़ाने या घटाने से ही हमको रिस्पॉन्स पता चल जाएगा लॉग डोज में। ये लॉग डोज कर्व का, ये लॉग में हमने क्यों लिया, ये वाला ग्राफ भी तो चल सकता था, इसमें हमने क्यों लिया, लॉग में हमने क्यों वैल्यूज ले ली, लॉग में इसलिए ले ली कि थोड़ा सा भी फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस भी आएगा तो वो हमको प्रिडिक्टेबल इजीली होगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाता है कि अगर मान लेता हूं मैं कि तुमको ये बोल सकते हैं कि अगर 1 और 2 किलो में फर्क बताना है, या ये बोले कि 2 किलो और 3 किलो में फर्क बताना है, तुम्हारे हाथ में रख दिया जाए तो तुम आसानी से बता सकते हो। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि 20 किलो और 21 किलो, दो चीज, अगर दो मैंने बड़े बड़े तुमको बैग्स दे दिए 20 किलो और 21 किलो के, उसमें कुछ भरा हुआ है, तो तुम उतना ज्यादा अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तो मेन दिक्कत यही हो जाती है, जो नॉर्मल डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है उसमें मेन दिक्कत यही हो जाती है कि इतना रेंज ऑफ वैल्यू हो जाती है कि हम जो है इजीली प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। इधर पे क्या हो जाता है, इधर पे रिस्पॉन्स बड़े आसानी से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ लॉग, कोई भी जो लॉग होगा उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा उससे वो जो है वो आपका पूरा निकल जाएगा। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो वही वो बोल रहा है कि रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ डोज, है ना, मतलब फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस से भी हम इसको पता लगा सकते हैं।
दूसरा, वाइड रेंज ऑफ ड्रग डोज कैन बी इजीली डिस्प्लेड ऑन कर्व, क्योंकि अब क्या है कि अब ये फ्रैक्शन ऑफ चेंजेस मतलब वैल्यूज घट गई, कम वैल्यूज में भी हम, कम लॉग की वैल्यूज में भी हम ज्यादा वेरिएशन दिखा सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वाइड रेंज ऑफ ड्रग डोज, तो हम क्या कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ ड्रग डोज भी इसमें दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितना दिखाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते 500 mg 1000 mg डोज बढ़ाते जाएंगे, लेकिन वो ग्राफ कितना हम वेराइटी लाएंगे। लेकिन ये जो है यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, कंपेरिजन बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट भी जो है वो इजी है इसमें। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? विंडो फिनोमिना देख लेते हैं हम। थेरेपेटिक विंडो फिनोमिना ये कुछ नहीं है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका ये करें। अब जनरली हमको ये पता चला कि इंक्रीज करो डोज तो क्या हो जाता है, एफिकेसी पोटेंसी बढ़ती है, ठीक है, ये हमको जनरली पता है। पर कुछ ड्रग्स होते हैं कि आपने इतने मात्रा के ऊपर दिया, इतने ml या इतने mg या इतने कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर दिया तब भी वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा, इसके नीचे दिया तब भी वो लेस इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब वो सिर्फ उतने ही रेंज में इफेक्टिव रहेगा। सर्टेन ड्रग्स ऑप्टिमल थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज एक्सर्टेड ओनली ओवर अ नैरो रेंज ऑफ प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑन ड्रग डोज, मतलब नैरो रेंज में ही, मान के चलो इतना रेंज है तो इसी में वो जो है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। इसके ऊपर गया तो लेस, इसके नीचे गया तो लेस। अरे बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब आ जाता है तो एग्जाम्पल क्या है इसमें एग्जाम्पल है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें इमिप्रामीन है। इमिप्रामीन जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है उसको 50 to 150 नैनोग्राम पर ml, इससे ज्यादा करोगे तब भी इफेक्टिव नहीं होगा, इससे कम करोगे तब भी इफेक्टिव नहीं होगा। क्लोनिडीन 0.2 से 2.0 नैनोग्राम पर ml, इससे ज्यादा करोगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, इससे कम करोगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। ग्लिपिजाइड 25 mg पर डे, इससे ज्यादा करोगे तो इफेक्टिव नहीं होगा, इससे कम करोगे तो इफेक्टिव नहीं होगा। ये कहलाता है आपका थेरेपेटिक विंडो फिनोमेना। एक फिनोमेना है जिसमें एक विंडो टाइप की बना दी, मतलब एक शब्द क्या बोलना चाह रहा है, शब्दों से पकड़ना है। थेरेपेटिक विंडो फिनोमेना मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक रेंज है, एक विंडो बना दी है, उसके पार भी गड़बड़, उसके इस पार भी गड़बड़, वो उतने में ही रहेगा, ठीक है। अब ड्रग पोटेंसी एंड एफिकेसी, ये जो है ये हमको पढ़ना है। ड्रग पोटेंसी क्या, अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, कितना डोज, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमको चाहिए कोई रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव हो, मतलब हमारे काम आ सके, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग, उसको हम बोलते हैं पोटेंसी, उस ड्रग की पोटेंसी, ठीक है। तो जो डीआरसी कर्व है, ये जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है, अगर ये दो ड्रग है मान लेते, ठीक है, दो ड्रग है, ए ड्रग है, ए ड्रग में कितना, इतना डोज लग रहा है, कितना लग रहा है, इतनी मात्रा में डोज लग रहा है, कोई पोटेंसी इफेक्ट मतलब उसका जो ऊपर पीक इफेक्ट है वो देने में, ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूं बी जो है, ये जो बी ड्रग है, इसमें जो हो रहा है वो जो हो रहा है कि इतना सारा डोज लग रहा है, तब जाके वो उतना इफेक्ट दे पा रहा है जितना ये दे पा रहा है, मतलब इसमें ज्यादा डोज लग रहा है बी में, मतलब ज्यादा मात्रा में देना पड़ रहा है, मतलब इसकी पोटेंसी तो कम है। तो वो अब ग्राफ के हिसाब से देखें तो क्या हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है राइट साइड में, लेफ्ट से, अरे बात समझ रही, लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो रहा है बी वाले को केस में, मतलब बी वाला ड्रग जो है उसका ग्राफ जो है वो राइट साइड ज्यादा शिफ्ट हो रहा है। जितना ज्यादा राइट साइड शिफ्ट होगा डीआरसी में कोई ड्रग का कर्व, उतना ज्यादा उसकी पोटेंसी घटेगी। दिस अबव कंपैरिजन ऑफ टू एगोनिस्ट डोज इन रिलेटिव पोटेंसी इज रिलेटिव पोटेंसी, मतलब रिलेटिव पोटेंसी जो है उससे हम पोटेंसी को निकालते हैं। पोटेंसी जो है जनरली ऐसे एक अकेले ड्रग की नहीं निकलती है, निकल भी जाती तो उतनी एफिकेसी नहीं होती है, तो इसलिए हम रिलेटिव पोटेंसी जो है रिलेटिव पोटेंसी के थ्रू निकालते हैं। मतलब ये दो एगोनिस्ट को कंपेयर करके निकालना, इसी को रिलेटिव पोटेंसी बोलते हैं। दूसरे ड्रग की एक ड्रग से पोटेंसी कितनी कम है या ज्यादा है। एग्जाम्पल 10 mg ऑफ मॉर्फिन इज इक्वल्स टू 100 mg ऑफ पैथिडीन, मतलब ये बोल रहा है कि 100 mg पैथिडीन लगेगा जब जाके 10 mg मॉर्फिन के बराबर इफेक्ट देगा। पर हाँ वो बात अलग है कि एफिकेसी दोनों की सेम है। अब एफिकेसी क्या, एफिकेसी देख लेते हैं। मैक्सिमल रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय ड्रग, कितना रिस्पॉन्स कोई ड्रग दे सकता है। देखना अब ये ग्राफ है, ग्राफ में ए ड्रग जो है इसमें रिस्पॉन्स इतना ही दे पाया है, ठीक है, कितना भी डोज बढ़ा लो इसका जो है इतना ही रिस्पॉन्स आएगा, इससे ऊपर इसका पीक नहीं जाएगा। इसका पीक कितना ही आ रहा है
बी जो है उसका पीक यहां आ रहा है, ठीक है। मतलब बी की जो है एफिकेसी ज्यादा है ए के मुकाबले। अरे बात समझ आ गई। एफिकेसी वही बोलते हैं कि कितना ज्यादा रिस्पॉन्स, मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय अ ड्रग, वो बोलते हैं एफिकेसी, ठीक है। तो इसमें ग्राफ के हिसाब से क्या हो गया, एफिकेसी जो बी की है वो ए से ज्यादा है। कुछ एग्जांपल ड्रग एफिकेसी के जैसे मॉर्फिन जो है वो एस्पिरिन से ज्यादा इफेक्टिव है, हमेशा ही रहेगा। कितना भी डोज दे लो आप एस्पिरिन का, मॉर्फिन हमेशा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ऐसे फिरोसामाइड पोटेंसी के मामले में बात करें तो मिटोलाजोन जो है उससे थोड़ा कम पोटेंट है। पोटेंट मतलब उतनी, मतलब उसको ज्यादा मात्रा फिरोसामाइड की देनी पड़ेगी, लेकिन एफिकेसी की बात करें तो फिरोसामाइड की एफिकेसी ज्यादा है मिटोलाजोन से। समझ गए बात, एफिकेसी क्या होती है, पोटेंसी क्या होती है, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत? तो कुछ बेसिक टर्म्स हम देख लेते हैं, जैसे कि जो डीआरसी कर्व होता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, अगर वो स्टीप है तो थोड़ा सा भी डोज इंक्रीज करने पे इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है ना, ये बता रहा है। दूसरा, अगर डीआरसी फ्लैट है तो बहुत सारा डोज बढ़ाने पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो वही लिखा है, इफ डीआरसी स्टीपर देन मॉडरेट इंक्रीज इन डोज इंक्रीजेस रिस्पॉन्स, और अगर फॉर फ्लैट कर्व मोर डोज शुड बी गिवन टू इंक्रीज द रिस्पॉन्स। अरे बात समझ आ गई, ठीक है। सिलेक्टिविटी की मैं बात करता हूं, यदि सिलेक्टिविटी क्या बोल रहा है, डीआरसी फॉर डिफरेंट इफेक्ट में भी डिफरेंट, है ना। डिफरेंट इफेक्ट के लिए डिफरेंट जो सिलेक्टिविटी होगी, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई एक ड्रग कार्डियक स्टिमुलेशन भी करता है, कोई ब्रोंकोडायलेशन भी करता है, तो दोनों के लिए अलग अलग डीआरसी बनेंगे और दोनों अलग अलग जैसे ही दिखेंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे। अब आ जाता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। तो क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं एक ही ग्राफ है, उसी में मैं एडवर्स इफेक्ट का एक डीआरसी बनाता हूं, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। रिस्पॉन्स मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा अच्छा पॉजिटिव वे में, रिस्पॉन्स मतलब जो है नेगेटिव वे में भी हो सकता है रिस्पॉन्स। तो वही इफेक्ट या रिस्पॉन्स बोलो, लॉग डोज जो है उसकी एक्सिस पे जब हम रखते हैं, तो अगर थेरेप्यूटिक इफेक्ट का ग्राफ जो है और एडवर्स इफेक्ट का ग्राफ जो है, उसमें अब यहां से चला हमने, तो यहां से इफेक्ट दिखाना चालू किया, मतलब मिनिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट। और अगर एडवर्स इफेक्ट की हम बात करें तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल एडवर्स इफेक्ट यहां तक है। दोनों के बीच का जो गैप है, जिस रेंज को, उसको हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, गैप बिटवीन थेरेप्यूटिक इफेक्ट डीआरसी एंड एडवर्स इफेक्ट डीआरसी डिफाइंड सेफ्टी मार्जिन, दिस इज ओनली कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक इंडेक्स। इसी को हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स बोलते हैं। अरे सिंपल सी बात है कि कोई ड्रग जो है जिसको 500 mg देना है, अगर 250 mg देते हैं तब भी वो इफेक्ट दे रहा है, मतलब मिनिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट उधर उसका है। 500 mg से ज्यादा दे देते हैं तो एडवर्स इफेक्ट देने लगेगा। तो दोनों के बीच में लेके ही हमको चलना है, वो उसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स है। अरे बात समझ आ रही है, ठीक है। अब ये जो है इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, ये जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है कैसे निकालते होंगे, तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जस्ट की बात करें तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड एज मीडियन लीथल डोज अपॉन मीडियन इफेक्टिव डोज, LD50 अपॉन ED50। LD50 मतलब वो कि जब हम कोई क्लिनिकल प्री क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, तब जो छोटे छोटे रैट्स या गिनिया पिग्स या जो भी एनिमल लेंगे हम, उसमें जितने भी लिए, मान के चलो 100 लिए, तो वो ड्रग देने पर अगर 50% ड्रग जो एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, कितने डोज देने पे 50% एनिमल्स मर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मीडियन लीथल डोज 50। और कितना डोज देने पर जो इफेक्टिवनेस है ड्रग की 50% एनिमल में दिखती है, उसको हम बोलते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज। अरे बात समझ आ रही है, ठीक है, ये हो गया। तो क्या बोला कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में ऐसे देख सकते हैं हम, ठीक है, ये तो हो गया। अब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स की मैं बात करूं, कोई भी दो ड्रग को देते हैं तो क्या उसका इफेक्ट आता है, साथ में देते हैं, उसको कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग बोलते हैं। व्हेन टू और मोर ड्रग्स गिवन साइमल्टेनियसली और इन अ क्विक सक्सेशन, दे मे बी ईदर प्रोड्यूस इफेक्ट इन सेम डायरेक्शन पॉजिटिव और इन डिफरेंट डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। अगर एक दूसरे का अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में इफेक्ट दे रहे हैं, दोनों मिलके साथ में आगे बढ़ रहे हैं, अगर दो ड्रग दिए, दोनों एक ही जगह में, मतलब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम सिनर्जिज्म बोलेंगे। और अगर नेगेटिव मतलब दूसरे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो उसको हम एंटागोनिज्म बोलेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग कहने दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सिनर्जिज्म, एक हो सकता है एंटागोनिज्म। अगर सिनर्जिज्म है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रहा है, अगर दो ड्रग है, एक ड्रग ब्रोंकोडायलेशन करा रहा है, दूसरा खिलाया तो वो और उसी में साथ दे रहा है, या कुछ और दूसरा इफेक्ट है, एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग है,
मतलब जो बुखार उतार रहा है, और दूसरा कोई ड्रग दिया वो भी उसी में सपोर्ट कर रहा है, तो उसको सिनर्जिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो सिनर्जिज्म यदि बोलेंगे तो दो टाइप के होते हैं, एडिटिव इफेक्ट और सुप्रा एडिटिव इफेक्ट, दो टाइप के। ठीक है, एंटागोनिज्म जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, रिसेप्टर एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, केमिकल एंटागोनिज्म और फिजिकल एंटागोनिज्म। अरे बात समझ आ रही है? अब ये इतने टाइप के एंटागोनिज्म होते हैं, जिसमें रिसेप्टर एंटागोनिज्म है वो जो 2 टाइप का होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। और अगर कॉम्पिटिटिव की बात करें तो कॉम्पिटिटिव भी 2 टाइप का होता है, इक्विलिब्रियम एंड नॉन इक्विलिब्रियम। हमारी बात समझ आ रही है? इसको हम अभी डिस्कस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सिनर्जिज्म की बात कर लेते हैं। कोई ड्रग को देने से दूसरे ड्रग के साथ जब उनका इफेक्ट बढ़ जाए, जो असर देना था उससे डबल हो जाए, उसको सिनर्जिज्म बोलते हैं। एक्शन ऑफ वन ड्रग इंक्रीज्ड बाय अदर, ईदर बोथ इंक्रीजेस एक्शन, या तो दोनों ड्रग का इफेक्ट बढ़ रहा है इन सेम डायरेक्शन, और वन में भी इनएक्टिव, एक इनएक्टिव है बस सामने वाले को सपोर्ट कर रहा है, इनएक्टिव बट इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ अदर, तो उसको हम बोलते हैं सिनर्जिज्म। ठीक है, 2 टाइप के सिनर्जिज्म होते हैं, अभी हमने देखा एडिटिव एंड सुपर एडिटिव। मतलब अगर सिंगल सिंगल ड्रग खा रहे थे, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए, इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, अलग अलग से खा रहे थे, तो दोनों का जो इफेक्ट आ रहा था वही का वही इफेक्ट दोनों को साथ में खाने पे आ रहा है, तो उसको एडिटिव बोलते हैं, जोड़ के आ गया इफेक्ट उसका। सुपर एडिटिव मतलब अगर दोनों को अलग अलग खा रहे थे ए प्लस बी, लेकिन अगर दोनों को मिला के खा रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही इफेक्ट आ रहा है उससे, सुपर एडिटिव। तो एडिटिव के एग्जांपल है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, नाइट्रिक ऑक्साइड, हेलोथेन, अम्लोडिपिन, एटिनोलॉल, ग्लिबिनक्लामाइड, मेटफॉर्मन, इफिड्रिन एंड थियोफाइलिन। ठीक है, सुपर एडिटिव मतलब जहां इफेक्ट बढ़ रहा है वो है लेविडोपा, कार्बिडोपा, बेंसेराजाइड, ये, या फिर एड्रेनालिन, कोकेन, दोनों में से कोई एक, डेसिमिप्रामिन के साथ खा लो, सल्फोमिथॉक्साजोल या ट्राइमिथोप्रेम, या इनेलाप्रिन, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड खा लो, या टायरामिन, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर खा लो। और ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? ये था सिनर्जिज्म। एंटागोनिज्म मतलब अपोजिट इफेक्ट, वन ड्रग डिक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ अदर, मतलब दोनों को साथ में खा रहे थे, दोनों का जो इफेक्ट है वो घट रहा है, बजाय इसके कि दोनों को सिंगल सिंगल जब खा रहे थे ए प्लस बी। अरे बात समझ आ रही है? तो कितने टाइप के एंटागोनिज्म होते हैं? फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, रिसेप्टर। ठीक है, फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? अल्कोलॉइड को, और डिक्रीज क्या कर देता है? एब्जॉर्प्शन उसका। ये हो गया फिजिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म, केमिकल रिएक्ट टू इनएक्टिवेट ईच अदर, 2 एसिड और बेस को डालोगे ये एक दूसरे को इनएक्टिवेट कर देंगे, ये केमिकल एंटागोनिज्म है। तो बॉडी में कैसा? जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस अल्कलॉइड्स यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक लीवेज, जो हम पॉइजनिंग से मतलब अगर ये आपका अल्कलॉइड की पॉइजनिंग हो रही है तो हम गैस्ट्रिक लीवेज में मतलब उल्टी कराने के लिए बोलेंगे, जो यूज करते हैं वो करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो ऑक्सीडाइज कर देता है अल्कलॉइड को। अरे बात समझ आ रही है? चिलेटिंग एजेंट जैसे ईडीटीए, ईडीटीए में क्या बोल रहा है? आर्सेनिक, लेड पॉइजनिंग में काम आ जाता है। क्यों आ जाता होगा? ईडीटीए लिगेंड है तो मतलब ईडीटीए जो है वो है चिलेटिंग एजेंट है, तो उसको क्या चाहिए? लिगेंड चाहिए कोई ना कोई उसके साथ बाइंडिंग करने के लिए, तो कॉम्प्लेक्सिंग कर लेगा आर्सेनिक लेड के साथ। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म की बात करें, थ्रू अल्टरेशन इन फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, मतलब कोई भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो हमारा बॉडी का है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कर रहे हैं, तो उसको फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म बोल रहे हैं। जैसे कि हिस्टामिन जो है वो हमारा बीपी जो है उसको घटाता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब जो हमारी ब्रोंकासिस को कंस्ट्रिक्ट करता है ना, तभी तो अस्थमा को इंड्यूस कराता है। तो इसके अपोजिट इफेक्ट कौन देता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है और ब्रोंको डायरेक्शन करता है। तो दोनों का एक दूसरे का अपोजिट इफेक्ट फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन हमको मालूम ही है। अब रहता है रिसेप्टर एंटागोनिज्म। तो रिसेप्टर एंटागोनिज्म मतलब रिसेप्टर पे बाइंड होना, बाइंडिंग एट रिसेप्टर टू स्टॉप और अपोज द इफेक्ट, है ना। रिसेप्टर पे बाइंड होना ताकि स्टॉप हो या अपोज हो इफेक्ट एक दूसरे का, है ना। तो हम बोलते हैं उसको रिसेप्टर एंटागोनिज्म। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या, अभी जगह नहीं थी, चलो यहां बना देता हूं। तो जैसे ये रिसेप्टर है ये रिसेप्टर है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म क्या बोल रहा है? एंटागोनिस्ट कंपीट विथ एगोनिस्ट टू स्टॉप रिस्पॉन्स। अब मान लेता हूं मैं कि ये मेरा ड्रग है जिसको मेरे को यहां जाना है, ठीक है। इससे कंपटीशन करता हुआ एक और एंटागोनिस्ट भागता भागता आया और यहां पहले बैठ गया। अरे बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, कंपटीशन करने के लिए। इन दिस लॉग डीआरसी शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो जो लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व अभी जो हमने पढ़ा, कॉम्पिटिटिव के इक्विलिब्रियम वाले टाइप में वो राइट तरफ शिफ्ट होता है और जो रिस्पॉन्स है वो नो रिस्पॉन्स होकर
कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जैसे एंटागोनिस्ट इस पे बाइंड हो गए तो अब क्या इफेक्ट आएगा, अरे बात समझ आ रही है। तो नो रिस्पॉन्स ऑकर्स, ये ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में। लेकिन कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, उसकी बजाय इसमें क्या हो जाता है कि रिस्पॉन्स जो है वो लोअर हो जाता है टू स्पेयर रिसेप्टर। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देखना ये हमने ऐसे रिसेप्टर है। अब इसमें क्या हो जाता है कि एंटागोनिस्ट आके यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब वो हट ही नहीं रहा, तो क्या डिसोसिएट एंटागोनिस्ट डिसोसिएट स्लोली, बड़े धीरे से वो हटेगा। एक तो पहली बात ये, तो क्या हो जाता है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिस कारण से डीआरसी जो है राइट की तरफ तो शिफ्ट होता है। लेकिन ये एक ही से ना बनाया इसने कोवेलेंट बॉन्ड, और भी तो रिसेप्टर होंगे, स्पेयर रिसेप्टर जिसको बोल रहे हैं, जिस कारण से जो है रिस्पॉन्स घटता है, लो होता है। पर नो रिस्पॉन्स वाला मामला नहीं होता, क्योंकि क्या है ये कभी ना कभी तो हट जाएगा। और हटने के बाद जो है, और दूसरा क्या है, स्पेयर रिसेप्टर्स भी हैं हमारे पास, जिस कारण से कॉम्पिटिटिव नॉन इक्विलिब्रियम टाइम में जो है रिस्पॉन्स सप्रेस होता है ना। तो क्या बोला, रिस्पॉन्स जो है लोअर होता है, पर नो रिस्पॉन्स ऐसा कुछ नहीं है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि ये एक एलोस्टेरिक साइट है हमारी ड्रग की, मतलब हमारे रिसेप्टर की, इस पे जो है एंटागोनिस्ट जाके बाइंड हो जाता है। जैसे ही बाइंड होता है तो ये जो हमारी कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है रिसेप्टर में, रिसेप्टर जो है वो अजीब सा ही इसका कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, जिस कारण से क्या हो जाता है कि अब अगर एगोनिस्ट आ भी गया तो वो यहां पे नहीं बैठेगा, क्योंकि उसका शेप तो कुछ और था। अरे बात समझ आ रही है। तो जिस कारण से जो है एक एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होने के कारण एंटागोनिस्ट ने कन्फर्मेशनल चेंज कर दिया, जिस कारण से जो है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म ऑकर हुआ। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। थैंक यू।